सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी के अभ्यास प्रश्न पत्र। तो यह आपका 75 अंक का प्रश्न पत्र है। तो देखिए यह महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र है। तो देखिए कि आधुनिक काल का आरंभ कब माना गया है। तो आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना गया है। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह किसे कहा गया है। तो गोपियों के अनुसार योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहा गया है। रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा यह आचार्य विश्वनाथ की है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। यह कहानी नेताजी का जो चश्मा का पाठ की विधा कहानी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था भभूत का। इसके बाद रिक्त स्थान देखिए। तो रिक्त स्थान खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता से के साथ अंकन खालिस्तान कहलाता है। यह खंड काव्य कहलाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो अलंकार कहते हैं। और सच्चे साधु की पहचान उसके खालिस्तान से होती है। सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। खालिस्तान समाज में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो यह अव्ययी भाव समास है। गंगतोक का मतलब खालिस्तान है। तो गंगतोक का मतलब पहाड़ होता है। उसके बाद लहर आंसू झरना किसने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बार बार मोही लागी बोलावा इसमें पुनरावृत्ति अलंकार है क्योंकि बार शब्द की बार पुनरावृत्ति हो रही है। फिर उसके बाद में देखते हैं गद्य की प्रमुख विधा। तो गद्य की प्रमुख विधा है कहानी। फिर आपका बंटी किसके द्वारा रचित है। तो आपका बंटी मनु भंडारी के द्वारा रचित है। वाच्य के भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद हैं। यह 3 भेद है। अरि वो करुणा प्रभामय में यह जो लिखा है यह अज्ञे ने लिखा है। इसके बाद में हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आधुनिक कबीर किसे कहा गया है। नागार्जुन को कहा गया है। रस के अंग तो विभाव अनुभव स्थायी भाव और संचारी भाव। काशी किसकी पाठशाला थी। काशी संस्कृति की पाठशाला थी। 2 स्वरों के आपस में मिलने को स्वर संधि कहा जाता है। फिर जो मीठी वाणी बोलते हैं वाक्यांश में के लिए एक शब्द तो मृदु भाषी। जो मीठी वाणी बोलता है उसके लिए क्या है वाक्यांश मृदु भाषी। श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है। अहिंसा और शांति का प्रतीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सत्य असत्य। संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व लिखिए। तो यह सत्य है। उसके बाद में दोहा संगतकार कविता मुख्य वाक्य का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। सत्य। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। यह सत्य। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया असत्य। लोकोक्ति से मिलकर के लोकोक्ति बनी है सत्य। माता का आंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है असत्य। हिरोशिमा कविता अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठ कर के लिखा था यह असत्य है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं। तो प्रयोगवाद की विशेषता है ईश्वर के प्रति आस्था और प्रतीकों का प्रयोग। नई कविता के 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। तो नई कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जिनकी रचना है गीत फरोश और दुष्यंत कुमार इनकी रचना है साए में फूल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। तुलसीदास की रचनाएं और काव्यगत विशेषता लिखिए और नागार्जुन की रचना और काव्यगत विशेषता। तो तुलसीदास या नागार्जुन में से दोनों में से एक को लिखना है। तो देखिए कि तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस और कवितावली फिर गीतावली दोहावली भी हैं। भाव पक्ष गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे और भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास तात्कालिक समाज में भक्त कवि के नाम के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। फिर आता है नागार्जुन। तो नागार्जुन की रचनाएं हैं सत्य रंगों पंखों वाली और युग धारा। इनके भाव पक्ष में देखिए नागार्जुन जीवन के धरती के जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। उन्होंने अपनी कविता में शोषितों और शोषक के प्रति
विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। उनके साथ ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता और समसामयिक गतिविधियों पर करारे प्रहार किए हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 8, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? तो गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं न आकर और प्रेम प्रसंग न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ा है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए हैं। वह पहला तर्क है, धनुष अत्यंत पुराना था अतः वह टूट गया और वह जीर्ण तीर्ण अवस्था में अथवा कमजोर था अतः राम के छूते से ही वह टूट गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 आता है, स्मृति के पाथे बनाने से कवि प्रसाद भी अपने जीवन की स्मृति की मधुर स्मृति को अपना संबल मानता है और वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है। अतः वह स्मृतियों को राही का पाथे मानता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि कवि चाहता है कि व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं। इसलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा। वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रबंध काव्य की कवि परिभाषा और उनके प्रकार लिखिए। तो प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाते हैं। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतिका। इसके बाद देखते हैं, वीर रस का एक उदाहरण दीजिए। तो सहृदय से हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती। जैसे कि बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न क्रमांक 11 है, छंद की परिभाषा और उनके प्रमुख प्रकार लिखिए। तो जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रख कर के शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार है वर्णित छंद और मात्रिक छंद। उसके बाद में देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण दीजिए। तो इसकी परिभाषा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, निबंध की परिभाषा लिखते हुए एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, निबंध एक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन पर विशेष निजीवन, स्पंदन और सौंदर्य, सजीवता, संबद्धता के साथ किया जाता है। निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक में अनेक अंग एवं अनेक पात्र होते हैं। नाटक में अधिकाधिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती हैं। एकांकी में एक ही अंक और पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो कि संक्षिप्त होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं प्रकाश और यशपाल की साहित्यिक विशेषता और 2 रचनाएं लिखिए। स्वयं प्रकाश की रचना है सूरज कब निकलेगा और विनय और बीच में विनय और भाषा शैली। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक होती है। वे विषय के ऊपर सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक और किस्साई गोई शैली और मध्यम वर्गीय जीवन शैली का चित्रण है। यशपाल जी की रचना, तो यशपाल जी की रचना है झूठा सच और फूलों का कुर्ता।
इनकी भाषा शैली यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल सहज और पात्रानुकूल तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णात्मक और संवाद प्रधान और प्रभावपूर्ण भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर आता है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। उनमें देशभक्ति के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा लेता था। उसके बाद में आता है एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। लेखिका मनु भंडारी के पिता का मानना है कि रसोई में काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है, उनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारे पर पाया जाता है और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। इसीलिए इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग की उपयोगिता भोजन पकाने में और ठंड से बचने के उपाय और अंधकार के भय को प्रकाश के रूप में करना आदि अनेक कारण खोज के पीछे रहे हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 16 संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्धन गम व्यंजन संधि है, निर्गुण निधन गुण विसर्ग संधि है। फिर आता है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। लोकोक्ति पूर्ण होती है और यह पूर्ण स्वतंत्र होती है। प्रश्न 17 है भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ और उसके साथी प्रकृति के साथ स्वतंत्र वातावरण, खेल खलियान, गली मोहल्ले, बगीचे, नदियों और तालाबों में प्राकृतिक वस्तुओं को ही खिलौने का स्वरूप देकर खेलते थे। खेल के माध्यम से व्यवहार कुशल और संस्कृति से जुड़ते थे। ऐसे खेल सुरक्षित और जीवन उपयोगी साबित होते थे। उसके विपरीत वर्तमान में खिलौने, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट के खेल भी आ गए हैं जो बच्चों को हिंसात्मक गतिविधियों की ओर ले जा रहे हैं, जो कि उनके लिए असुरक्षित भी है। फिर अगला प्रश्न है गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाले बादशाह का अर्थ अपनी मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं और अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं, ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8 जो कि पद्यांश है। इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। जैसे यह पद्यांश है मन ही मन की माझी रही, मतलब यह पद पाठ का नाम है इसका पद और कवि है सूरदास जी। इसका संदर्भ है गोपियाँ अपने प्रेम की को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यतीत हैं, इसी बात का वर्णन किया गया है और इसका आपको भावार्थ भी लिखना है। फिर इसका दूसरा है अथवा अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही,
तो देखिए यह अट नहीं रही से लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं और प्रस्तुत गद्यांश में फागुन की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। इसके बाद में आता है गद्यांश। तो गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। तो संदर्भ है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। यह रामवृक्ष बेनीपुरी पाठ के द्वारा बाल गोविंद भगत के यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है और इसमें बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है और आपको इसका फिर वर्णन भी करना है। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक फिर 1 है संस्कृत व्यक्ति। तो यह पाठ है संस्कृत और लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यानंद और यह इस प्रस्तुत पद्यांश में संस्कृत सभ्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद लिखना है प्रश्न 20 में मेरे प्रिय शिक्षक। तो मेरे प्रिय शिक्षक पर अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद में या फिर संवाद लेखन है और उसके बाद अपठित गद्यांश दिया गया है, तो अपठित गद्यांश करना है। और फिर उसके बाद में आपको एक अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्राचार्य के लिए, बुक बैंक के लिए पुस्तकें मंगवाने के लिए भी आवेदन पत्र हो सकता है। और उसके बाद में आपको किसी जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पर निबंध लिखना है या पर्यावरण प्रदूषण पर या साहित्य में समाज और समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की उपयोगिता और जल संरक्षण पर निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से यह आपका तीसरा सेट हुआ। इससे पहले 2 सेट डाले जा चुके हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर लीजिए और फिर और भी सेट डाले जाएंगे जो कि आपके हिंदी विषय के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी होंगे। तो लगातार इस प्रकार से लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें और शेयर करने से उनकी भी पढ़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।